everyone, welcome to another lecture. So we have already started gravitation series. तो हमने ग्रेविटेशन सीरीज पहले से ही स्टार्ट कर दी है क्लास 10th की. तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है. तो प्रीवियसली लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन अबाउट द ग्रेविटेशन और पढ़ा था केपलर्स लॉ और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो आज हम देखने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ केपलर, न्यूटन कंसिडर दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट. न्यूटन ने क्या स्टेटमेंट दी थी? एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट विद अ डिफाइनाइट फोर्स. ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट विद अ डिफाइनाइट फोर्स. अभी कंसिडर करो, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है m1, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है m1, यह है अनदर ऑब्जेक्ट उसका मास है m2. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r. अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स मतलब ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट वन अनदर विद अ डिफाइनेट अमाउंट ऑफ फोर्स. मतलब ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को डिफाइनेट अमाउंट ऑफ फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, दिस फोर्स मतलब वो जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. मतलब इन दोनों के मासेस का प्रोडक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ बिटवीन देम. ओके, समझ में आया क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट विद अ डिफाइनेट अमाउंट ऑफ फोर्स. दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. मतलब वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी? प्रोडक्ट होगी देयर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. मतलब उनके मासेस का मल्टीप्लीकेशन. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे होगी? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. मतलब उन दो ऑब्जेक्ट का स्क्वायर का उन दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का स्क्वायर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दिस फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. मतलब m1 into m2 अपॉन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यह है फर्स्ट. सेकंड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो हम दोनों को कंबाइन करते हैं. देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर. अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करनी है तो हमें कुछ तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा. तो देयरफॉर यहाँ लिखती हूँ f इक्वल टू g है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. तो g क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है. यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू यूनिवर्स में हर जगह कांस्टेंट रहती है. इसे g क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट. ओके, देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. स्टेटमेंट क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स attract another object with a definite amount of force. This force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. मतलब every object in universe attract another object with a definite amount of force. This force मतलब gravitational force directly proportional to the product मतलब multiplication of their masses. m1 इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m1. इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m2. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली मतलब 1/r स्क्वायर. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. इनवर्सली मतलब 1/r स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है? r. तो इन दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन किया तो क्या आता है? f इक्वल टू m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर.
हमें अगर ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करनी है तो हमें कुछ तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा, इसलिए हम क्या कांस्टेंट लेते हैं, जी। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ठीक है। 6 7 into 10 raised to the power -11 on kg²। अभी देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट with a definite amount of force. This force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. ओके तो समझ में आया। तो हमने क्या कंसीडर किया, दो ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, एक का मास है m1, एक का मास है m2। तो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 into m2 and inversely proportional to the square of distance between them, f equal to 1 upon r square। तो f is directly proportional to m1 m2 upon r square। तो हमें कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी रिमूव कर हमें प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करनी थी, इसके लिए हमने कांस्टेंट लिया। क्या कांस्टेंट कंसीडर किया था, जी। क्या है जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या है 6.672 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। समझ में आया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हम समझेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहता है। अभी सब इमेजिन करो, कंसीडर करो, ये पेन है मेरे पास। अगर इस पेन को मैंने ऐसा फेंका ऊपर तो ये कुछ डिस्टेंस तक कवर करेगी। मतलब अगर मैंने इसे ऐसा ऊपर फेंका तो ये यहाँ इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। मतलब मैंने इसे यहाँ से फेंका तो यहाँ से ये यहाँ तक जा रही है, उसके बाद वो नीचे गिर रही है, ठीक है। तो ये नीचे क्यों गिर रही है, क्योंकि अर्थ इस पे कंटिन्यूअसली फोर्स एक्ट कर रही है, नीचे की तरफ से डाउनवर्ड पुल कर रही है, ठीक है। अभी मैंने इसको फेंका तो इसको मैंने कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी दी। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग को इसको फेंकने के लिए मैंने कुछ तो इसको वेलोसिटी दी, ठीक है। और ये ऊपर गई। जब ये ऊपर जा रही थी तभी अर्थ इस पे कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही थी। मतलब अर्थ इस पे फोर्स कंटिन्यूअसली एक्ट कर रही थी नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब कुछ डिस्टेंस के बाद जब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई तब वो नीचे गिर गई। समझ में आया। अभी देखो मैंने ऊपर फेंका फिर नीचे गिर गई, ठीक है। तो जिस पॉइंट से वो नीचे गिरती है तो वहां उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। अभी समझते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। जैसे कि हमें पता है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है सारे ऑब्जेक्ट पे जो उस पे प्रेजेंट है, ठीक है। अभी देखो कंसीडर करो ये अर्थ है, तो अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ सिचुएटेड है, सेंटर में। ये अर्थ है, उसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास सिचुएटेड है अर्थ के सेंटर में, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कहाँ से लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसे लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जो सारे ऑब्जेक्ट है जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में आते हैं, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो वो उन पे सारे ऑब्जेक्ट पे डायरेक्शन कैसी रहती है फोर्स की, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। समझ में आया। अभी देखो ये पेन है, ये पेन इस अर्थ के अराउंड ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में आ रही है। इन्फ्लुएंस मतलब उसका प्रभाव, हाँ, अर्थ का प्रभाव आ रही है। इसने छोड़ा तो कैसे नीचे गिर रही है, वो सेंटर की तरफ, ठीक है। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहती है, अर्थ एक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट अपॉन इट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज द वर्टिकली डाउनवर्ड। मतलब अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन कैसे है, वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ। समझ में आया। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहता है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब अर्थ जिस फोर्स से अदर ऑब्जेक्ट को उसकी तरफ खींचती है,
अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जो फोर्स, उस फोर्स की द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जिस फोर्स से अर्थ उसके ऊपर के ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ खींचती है, उसे क्या कहते हैं? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। उसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर। क्यों सेंटर में है? क्योंकि अर्थ के, ये जो अर्थ है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ सिचुएटेड है? सेंटर में। इस वजह से जितने भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट उसके इन्फ्लुएंस में आएंगे, उस पर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी देखो, हमें पता है कि अर्थ मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उनके अराउंड भी उन पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। तो वो नीचे क्यों नहीं गिरते? क्योंकि उनके पास रहती है वेलोसिटी। अभी इमेजिन समझो, ये है मून की ऑर्बिट, ये है मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, हमें पता है। तो अर्थ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी। तो इसके पास एक वेलोसिटी है, ठीक है, जिस वेलोसिटी की वजह से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर इसके पास अगर वेलोसिटी नहीं रहती तो वो अर्थ पे गिर जाता। समझ में आया? ठीक। अभी कंसिडर करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एग्जांपल। कंसिडर करो, ये है हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अभी क्या होगा? ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, ठीक है, रॉकेट से हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, स्पेस में जाके रॉकेट का पार्ट जो है वो सैटेलाइट से डिटैच हो जाता है, मतलब सेपरेट हो जाता है। वो सैटेलाइट को कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे देता है। ठीक है, अभी सैटेलाइट को हमने लॉन्च किया, सैटेलाइट को हमने स्पेस में लॉन्च किया। स्पेस में आके सैटेलाइट को एक ऑर्बिट है, उसको कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी हमने दी है। ठीक है, उस वेलोसिटी से वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा। अर्थ उस पर कंटिन्यूअसली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है और उसके पास है वेलोसिटी। तो उस वजह से उनका जो रिजल्टेंट उसका डायरेक्शन आता है वो आता है सर्कुलर। अगर उसकी वेलोसिटी लूज हो गई, मतलब वेलोसिटी चले गई, तो उस पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? ग्रेविटेशनल, जो अर्थ एक्ट कर रहा है। तो सैटेलाइट डायरेक्टली कैसे गिरेगा? नीचे गिरेगा। तो हमारे कुछ इंसिडेंट हुए जिसमें सैटेलाइट या रॉकेट नीचे गिरा है, तो उसे हम मोस्टली सी में गिरा देते हैं। समझ में आया अर्थ और सैटेलाइट का कंसेप्ट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमें पता है कि अर्थ फोर्स एक्ट करती है सारे ऑब्जेक्ट पे। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उस पे रहते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या रहता है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? फोर्स, अगर कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है तो क्या रिजल्ट आता है? एक्सेलरेशन। अभी कंसीडर करो, ये पेन है, ये नॉर्मली मूव हो रही है, नॉर्मली ऐसा मूव कर रही हूँ मैं। अगर मैंने फोर्स बढ़ा दी, मतलब ज्यादा फोर्सफुली अगर मैं इसे मूव कर रही हूँ, तो इसकी कैसे स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो एक्सेलरेशन क्या रहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब इनिशियली धीरे धीरे घूम रही थी, तो मैंने जब इस पे फोर्स बढ़ा दे तो स्पीड से घूमने लगी, तो क्या प्रोड्यूस हुआ? एक्सेलरेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट रिजल्ट इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू m into a अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अभी देखो, इनिशियली ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इनिशियली ये ऑब्जेक्ट है, मैंने अगर इसको ऐसे ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंकने के बाद वो नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब इस पॉइंट पे, और जब वो नीचे गिर रहा है तो उसके पास कुछ तो वेलोसिटी आ रही है, मतलब वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अभी ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है?
ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ एक्ट कर रही है, तो हम इस ए को जी लिख सकते हैं, यस। तो F इज इक्वल टू m इंटू जी। समझ में आया? यह है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। अभी हमें ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे डिराइव किया था? F इक्वल टू जी mm अपॉन आर स्क्वायर। अभी ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये भी कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी देखो हम ये और ये, अभी ये और ये सेम है, तो हम इसको और इसको कंपेयर करते हैं। एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ए एम और ये एम कंसिडर हो जाता है, तो जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला क्या मिला? देयरफॉर जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी, उसके बाद जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट है, और आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, देखो यहाँ पे फोकस करो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमें फार्मूला डिराइव करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें क्या पता है? न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल टू m इंटू ए अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। ये एक्सेलरेशन है ना, तो ये किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से। इसके लिए हमने यहाँ पे जी लिखा है। अभी ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ये फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला ये है, हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पढ़ा था। तो एफ तो हमें एफ और एफ सेम हो गए, तो हमने ये और इसको कंपेयर किया। ठीक है, एम से एम कैंसिल हो गया, तो जी की वैल्यू क्या मिली? कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हर जगह पे कांस्टेंट रहती है। ये है मास ऑफ एन अर्थ, ये रेडियस ऑफ एन अर्थ। ठीक है, अभी देखो ये जो फार्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, इसमें मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिख शो है क्या? नहीं, यहाँ पे सिर्फ है मास ऑफ एन अर्थ। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होती है क्या? ऑब्जेक्ट में मास पे डिपेंड होती है क्या? नहीं, वो सिर्फ डिपेंड रहती है मास ऑफ एन अर्थ। अभी देखो ये एग्जांपल कंसीडर करो। हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंडिपेंडेंट ऑफ अ मास है। अगर हमने एक पत्थर और एक पेपर को सेम हाइट से नीचे गिराया, एक पेपर और एक पत्थर को अगर सेम हाइट से नीचे गिराया, तो सेम टाइम पे ग्राउंड पे पूछते हैं क्या? नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू फार्मूला वो सेम टाइम पे ग्राउंड पे रीच होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में सिर्फ मास ऑफ एन अर्थ है, ऑब्जेक्ट का मास गिवन नहीं है। अभी देखो ये सपोज इस हाइट से एक पत्थर है और एक पेपर है, हमने दोनों को साथ में ऊपर से नीचे फेंका, तो वो एक ग्राउंड पे सेम टाइम पे पूछने चाहिए क्या? हाँ, वो सेम टाइम पे पूछने चाहिए क्या? यस। लेकिन वो क्यों पूछते नहीं? क्यों ने वो सेम टाइम पे ग्राउंड पे रीच नहीं करते? क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे माइन्यूट एयर पार्टिकल्स रहते हैं। अभी जब स्टोन नीचे गिरेगा तो उसका सरफेस एरिया कम रहता है, और उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है वो कम रहती है एज कम्पेयर टू पेपर। पेपर का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो उस पर ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। इसके लिए वो धीरे से पहुंचता है और वो स्टोन थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाता है। हमें ट्रू फ्री फॉल
कहाँ ऑब्जर्व होता है? जब वैक्यूम में, अगर वैक्यूम में वहां कोई एयर पार्टिकल नहीं है। फ्री फॉल क्या रहता है? फ्री फॉल क्या रहता है? एनी ऑब्जेक्ट which is fall under the influence of only gravitational force, it is known as the free fall. अभी देखो, हमारे पास एक स्टोन है और एक पेपर है। हमने स्टोन और पेपर को साथ में नीचे गिराया। अभी देखो फ्री फॉल क्या रहता है? एनी ऑब्जेक्ट which is fall under the influence of only gravitational force, it is known as the free fall. अभी देखो एक एग्जांपल कंसीडर करो, हमारे पास एक स्टोन है और एक हमारे पास एक पेपर है। हम स्टोन और पेपर को साथ में नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है? उस सेम टाइम पे ग्राउंड पे रीच होते हैं क्या? नहीं। लेकिन क्यों नहीं होते? लेकिन अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वो सेम टाइम पे नीचे गिरने चाहिए, आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मास ऑफ एन अर्थ है। ऑब्जेक्ट का मास मेंशन किया गया है क्या? नहीं। अभी देखो, जब ये स्टोन नीचे गिरता है, स्टोन का सरफेस एरिया रहता है कम और पेपर का सरफेस एरिया रहता है ज्यादा, ठीक है? तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, फ्रिक्शनल फोर्स कौन लगाते हैं? एटमॉस्फेयर में जो माइन्यूट एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो इस ऑब्जेक्ट पे क्या एक्ट करते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स करते हैं। और पेपर पे वही एक्ट करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। पेपर का सरफेस एरिया बड़ा है एज कंपेयर टू द स्टोन का सरफेस एरिया, ठीक है? तो स्टोन का सरफेस एरिया कम है और पेपर का सरफेस एरिया बड़ा है, ठीक है? तो इस पे ज्यादा फोर्स लग रहे है और इस पे कम फोर्स लग रही है, ठीक है? इस कम फोर्स की वजह से वो जल्दी नीचे आ जाता है ग्राउंड पे और ये थोड़ा स्लोली नीचे ग्राउंड पे आता है, ठीक है? समझ में आया? अभी देखो, जो ट्रू फ्री फॉल है वो कहाँ ऑब्जर्व होता है? वैक्यूम में। अगर हमने कुछ स्पेस क्रिएट की वैक्यूम, वहां पे कोई एयर पार्टिकल नहीं है, अगर वहां पे कोई एयर पार्टिकल नहीं और वहां पे एक सेम हाइट से हमने एक पेपर को और एक बड़े पत्थर को साथ में नीचे गिराया तो वो सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे, ठीक है? समझ में आया यहाँ तक? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला क्या निकाला था हमने? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। फ्री फॉल क्या रहता है? एनी ऑब्जेक्ट विच इज fall under the influence of only gravitational force, it is known as the free fall, ठीक है? ट्रू फ्री फॉल कहाँ पे ऑब्जर्व होता है? ओनली इन वैक्यूम। वेरिएशन इन G। अभी देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? वेरिएशन G क्या है? जो अर्थ है वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, वो थोड़ा ओवल टाइप है। तो इक्वेटर पे ऐसा बल्ज है और पोल पे ऐसा फ्लैट है, ठीक है? तो जो डिस्टेंस होगा पोल का वो है कम एज कंपेयर टू द इक्वेटर, ठीक है? तो पोल पे और इक्वेटर पे, पोल पे जो डिस्टेंस है मतलब रेडियस है वो है कम, ठीक है? तो रेडियस कम है तो हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? ज्यादा, मतलब इंक्रीज होगी। पोल पे रेडियस ज्यादा है तो इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसी होगी? वहां डिक्रीज होगी। फार्मूला क्या है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का? G m अपॉन r स्क्वायर है, ठीक है? अगर r बढ़ रहा है तो G कैसा होगा? कम होगा। अगर r कम हो रहा है तो G बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पोल पे क्या है? r की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो G कैसा होगा? बढ़ेगा।
और इक्वेटर पे क्या हो रहा है, आर की वैल्यू बढ़ रही है, तो जी कैसा होगा, डिक्रीज होगा। अभी देखो सेकंड वेरिएशन क्या है, इंक्रीज विथ हाइट। हम जब हाइट इंक्रीज करते हैं तो आर क्या होता है, बढ़ता है। एज वी गो अबाउट द अर्थ सरफेस और इंक्रीजिंग विद द हाइट, तो क्या हो रहा है, जो आर है वो बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अभी सेकंड है, तो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में फर्स्ट क्या देखा था, पोल पे क्या होता है चेंजेस और इक्वेटर पे क्या होता है। पोल पे क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती है, और इक्वेटर पे कैसे होती है, कम होती है। उसके बाद हमने देखा था अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर ऊपर जाते हैं, मतलब हाइट बढ़ाते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि आर बढ़ रहा है। अभी थर्ड केस में क्या है, हम अर्थ के इनसाइड जा रहे हैं, मतलब इन डेप्थ ऑफ द अर्थ, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अगर गए हम, तो आर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन वैसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, जैसे जैसे हम अर्थ में जाते हैं, अभी देखो ये अर्थ है, ये सरफेस है, और सरफेस के नीचे हम जा रहे हैं, यहाँ पे सेंटर है। अभी देखो मैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पॉइंट पे बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, जब हम यहाँ थे तो ये सारी अर्थ उतना फोर्स हम पे अट्रैक्ट, मतलब ये सारी अर्थ इतना मास हम पे फोर्स अट्रैक्ट कर रहा था। अब जब हम इस पॉइंट पे हैं, तो इतना पोर्शन जो है, इतना पोर्शन, ये पोर्शन फोर्स एक्ट कर रहा है क्या, नहीं, सिर्फ इतना वाला पोर्शन एक्ट कर रहा है। तो क्या हो रहा है, मास डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो हमने वेरिएशन इन जी देखा, इक्वेटर पे देखा, पोल पे देखा। इक्वेटर पे कैसे रहती है, डिक्रीज होती है, पोल पे इंक्रीज होती है। उसके बाद हमने देखा था इंक्रीजिंग विथ हाइट बढ़ाने से क्या होता है, डिक्रीज होती है। उसके बाद है गोइंग विथ द डेप्थ, अगर हम डेप्थ में जा रहे हैं तब भी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है। अभी हम देखेंगे मास और वेट का डिफरेंस। अभी देखो मास क्या रहता है, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड द ऑब्जेक्ट मतलब रहता है मास। मास का ऐसा यूनिट क्या है, केजी। यह है अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर ऐसा यूनिट केजी। अभी देखो वेट क्या रहता है, फोर्स, द फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट, द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट, मतलब वेट है फोर्स इंटू एम। वेट क्या रहता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास, फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास मतलब कितना फोर्स उस मास पे एक्ट कर रहा है, वो है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास कांस्टेंट रहता है हर जगह पे। अभी अर्थ पे कुछ वेट होगा, तो क्या मून पे सेम उतना ही वेट होगा, नहीं। वहां पे क्यों चेंज होगा, क्योंकि जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की है, उतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स मून की है क्या, नहीं है। इसके लिए mass remain constant everywhere in the universe, whereas the weight changes as we change the place. Okay, समझ में आया।
मास और वेट का डिफरेंस, मास का ऐसा यूनिट है केजी और वेट का क्या है, न्यूटन। ठीक है, थैंक यू। आज के लेक्चर में हम इतना, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बाद हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहता है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन इन जी, और मास और वेट का डिफरेंस। ठीक है, अच्छे से पढ़ो और मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल videos, so and follow as much as you can do, and send your feedback. If you really like, please like the lecture and share as much as you can. Thank you.